वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का एक और सैंपल पेपर कह ले आप इसे, या क्वेश्चन पेपर भी कह सकते हैं, जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन जो है एक ही तरफ, एंड यहाँ पे आप देखेंगे 1 से 21 तक जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सभी एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जो कि एक एक नंबर वाले होंगे। यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी। अगर आप इस आंदोलन को पढ़ा होगा आपने, तो इस आंदोलन के बारे में जाना होगा। उसी समय असहयोग आंदोलन भी चल रहा था, असहयोग आंदोलन ये भी चल रहा था, एंड यहाँ पे खिलाफत आंदोलन ये जो है एक हो जाते जाकर खिलाफत आंदोलन, दोनों ही एक तरह से ये ब्रिटिश लोगों के खिलाफ था, अंग्रेजों के खिलाफ था ये आंदोलन। एंड यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन दिए हुए, इनकी मांगे क्या थी। खिलाफत आंदोलन की भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग करी थी, भारत के लिए स्वशासन की मांग करी थी, तुर्की के खलीफा की पुनर्स्थापना, इस्लाम के रूढ़िवादी संस्कृति की पुनरुत्थान के लिए इन्होंने किया था। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए। एंड खिलाफत आंदोलन देखेंगे तो ये मुस्लिमों के द्वारा किया गया था, एंड असहयोग आंदोलन जो है एक तरह से हिंदुओं के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। एंड खिलाफत आंदोलन जो है लास्ट में जाके ये दोनों मिल जाते हैं, और दोनों ही एक होकर जो है यहाँ पर हमें हिंदू मुस्लिम की एकता देखने को मिलती है। इस आंदोलन को अगर हम देखें, इन दोनों आंदोलन को, ये दोनों ही मिलकर जो है अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश लोगों के खिलाफ जो है ये आंदोलन करते हैं। खिलाफत आंदोलन का अगर मुख्य मांग देखें, हम उद्देश्य देखें, तो वो था तुर्की के खलीफा की पुनर्स्थापना। खलीफा जो है उर्दू का वर्ड है, आप खलीफा को कह सकते हैं, एक तरह से हम लीडर बोलते हैं ना, नेता, उसी तरह से तुर्की के जो नेता है उसकी पुनर्स्थापना की जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन ग इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे की तरफ आएंगे, इसी को अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन डिमांड ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड राइट आंसर जो है आपका निकल के आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, टर्की के जो टर्की है जिसकी खलीफा थे उसकी पुनर्स्थापना हो, इसलिए इन्होंने आंदोलन किया था। तो यहाँ पे रिस्टोरेशन ऑफ द जो है कैलिफेट ऑफ तुर्की है, तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुद्दे ने 1857 के विद्रोह के प्रसार में मदद नहीं करी। तो 1857 का विद्रोह हुआ था, आप सभी जानते होंगे, जिसमें हमने पहली बार कोशिश किया था स्वतंत्रता की, ठीक है, आजादी की, लेकिन ये असफल हुआ था। लेकिन इसमें जो है आप सभी को बताना है कि ऐसे कौन से चीजें थी, इनमें से आपको ऑप्शन में से बताना है कि जिसने इसको और बढ़ने में जो है मदद नहीं करी। कारतूस के मुद्दे ने, ये इन्होंने इस ये वाला जो मुद्दा है, आप सभी जानते होंगे कि किस तरह से गाय की चर्बी को लेकर जो है कहा गया था इसमें कि गोली है, बारूद है। तो कारतूस के मुद्दे ने इसको भड़काया था, इस विद्रोह को, तो ये तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है नहीं की। भारतीयों के ईसाई धर्म में परिवर्तन ने, ये भी इसने भी जो है मदद की थी। आटे में हड्डी का चूरा मिलाना, इसने भी करी थी। हिंदू महिलाओं के अपमान ने, तो ऑप्शन आपका घ निकल के राइट आंसर आ जाएगा। हिंदू महिलाओं के अपमान ने, ऑप्शन घ, इसने मदद नहीं करी थी। बाकी इन तीनों पॉइंट जो आपके ऊपर लिखे, 1857 के विद्रोह को फैलाने में, प्रसार करने में मदद करी थी, ऊपर के 3 पॉइंटों ने। अगर आप इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज डिड नॉट हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ द जो है रिवोल्ट ऑफ जो है 1857। तो यहाँ पे आप सभी के ऑप्शन दिए हुए हैं, एंड इसका राइट आंसर जो है इंसल्टिंग हिंदू वुमेन, ऑप्शन डी करके जो लिखा हुआ है वो इसका राइट आंसर होगा। बाकी तीनों ही जो ऊपर के पॉइंट है, जैसे द इशू ऑफ जो है कार्टेजिस, यहाँ पे कन्वर्सन ऑफ इंडिया टू जो है क्रिश्चियनिटी, मिक्सिंग बॉन पावर पाउडर इन फ्लावर, तो यहाँ पे ये चीजें जो है तीनों पॉइंट देखे हम, इन्होंने स्प्रेड किया था, फैलाया था ना, जो 1857 का मूवमेंट हुआ था उसको। एंड यहाँ पे लास्ट ऑप्शन डी निकलकर इसका राइट आंसर होगा, इंसल्टिंग हिंदू वुमेन वाला। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो ये आपने पढ़ा होगा, तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर कि सातवाहन का सब वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो माना जाता है वो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी को, ये आपका ऑप्शन ग हो जाएगा। बाकी इसके अलावा ऑप्शन जैसे दिए हुए, यज्ञ श्री सतकर्णी, सिमुख सतकर्णी, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, तो आपका राइट हो जाएगा। एंड वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, तो गौतमी पुत्र के बारे में आपने सुना होगा, सातवाहन से रिलेटेड है ये, उन्हीं के वंश में आते हैं ये। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा। इसी को अगर इंग्लिश मीडियम में देखें, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द जो है आपका दिया हुआ है सतवाहना, मतलब सातवाहन डायनेस्टी के बारे में। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है गौतमी सन ऑफ श्री सतकर्णी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका चित्र दिया हुआ है एंड इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि चित्र की पहचान नीचे दिए गए विकल्पों में से करना है आपको। तो यहाँ पे ये आपको चित्र की पहचान करनी है। विकल्प क्या दिया हुआ है आपके सामने, एक सातवाहन शासक की मृण मूर्ति है, कलिंग युद्ध करता हुआ अशोक, महाभारत के एक दृश्य को दर्शाती हुई मृण मूर्ति, या अर्जुन को ज्ञान देते हुए श्री कृष्ण की मूर्ति। तो यहाँ पे देखिए हम, ये क्या है, एक महाभारत का दृश्य को दर्शाती हुई मृण मूर्ति है। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। एंड यहाँ पे आप देखेंगे, आप चित्र को देखेंगे जब भी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, वरना तो ये देखेंगे, इस चित्र को देखेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल कर आ सकती है। बाकी इसका राइट आंसर आपका महाभारत वाला है, जो एक दृश्य को दर्शा रही है, मृण मूर्ति है। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, आइडेंटिफाई द पिक्चर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके नीचे दिए हुए हैं, इंग्लिश मीडियम में है ये। जैसे इसका राइट आंसर अगर हम देखें क्या निकल कर आ जाएगा, मैंने आपको बता दिया है। जैसे ऑप्शन वैसे दे रखे, क्ले स्टैचू ऑफ जो है सातवाहना रूलर, अशोका फाइटिंग द जो है कलिंगा वॉर, क्ले स्कल्पचर डिस्पिटिंग अ साइंस फ्रॉम महाभारत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, अ स्टैचू ऑफ कृष्णा इम्पार्टिंग नॉलेज ऑफ अर्जुना। तो यहाँ पे अर्जुन को जो है नॉलेज देते हुए बताया गया। तो ऑप्शन डी जो है ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा एंड ऑप्शन ए भी जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए दिया हुआ है। एंड इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, जैसे महाभारत के उपदेशात्मक यानी सूचनात्मक खंड जो है 200 से 400 ईस्वी के मध्य जोड़े गए। ये पाठ मुख्यतः किससे मिलते जुलते हैं, सूत पिटक से, मनुस्मृति से, ऋग्वेद से, उपनिषद से। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा ऑप्शन का, मनुस्मृति से जो है ये मिलते जुलते हैं। ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए था। इंग्लिश मीडियम में भी इसी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ये आपका इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है एंड राइट आंसर ऑप्शन बी मनुस्मृति आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो अशोक ने अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ का निर्माण कराया था, कौन सा था, सारनाथ, सांची, बोधगया, लुम्बिनी। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन घ लुम्बिनी आ जाएगा। लुम्बिनी इसका राइट आंसर होगा। अशोक ने अपनी यात्रा की याद में लुम्बिनी में एक स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन घ इसका सही होगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, fill in the blanks by choosing the correct option from the given options. अशोका got a pillar built in to, जो यहाँ पे दिया हुआ है उसकी जर्नी के दौरान। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है लुम्बिनी, वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही की पहचान करनी है आपको और सही विकल्प चुनना है। तो इसका सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था, तो ये आपका सही हो जाएगा। बस्ती 2 भागों में विभाजित थी, दुर्ग तथा निचला शहर, ये भी सही हो जाएगा। जल निकासी व्यवस्था साधारण व अनियोजित थी, तो ये गलत हो जाएगा। जल निकासी प्रणाली के लिए भी बहुत ज्यादा जो है प्रसिद्ध है और सड़कों को ग्रिड पद्धति में नहीं बनाया गया था, तो ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। नीचे के दोनों ही गलत है। एंड यहाँ पे अगर आप आंसर की बात करें तो यहाँ पे पहला और दूसरा ऑप्शन ख को देखें तो ये आपका सही राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। पहला एंड दूसरा दोनों ही सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ, इसी को इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोला गया है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, नीचे आपके ऑप्शन है, बाकी यहाँ पे बताया हुआ है जो पॉइंट्स है, नीचे के दोनों ही गलत है, ऊपर के दोनों ही सही है। तो पहला एंड दूसरा इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन को अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे दिया हुआ है, बी ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप से नहीं हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां पूछा गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन एक संकल्पना ए और आर, मतलब अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन। डायरेक्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अभिकथन क्या दिया हुआ है, अशोक ने प्रजा एवं अधिकारियों तक पहुंचने के लिए अपना संदेश शिलाओं पर उत्कीर्ण कराया। तो ये सही है, उन्होंने करवाया था। कारण दिया हुआ है, वह ये चाहता था कि लोग ये जाने कि उन्हें किस धर्म का पालन करना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं थी। ऑप्शन जो है अगर हम देखें, ए सही है और आर जो है वो गलत है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन अगर दिया है यानी संकल्पना ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। 7वें क्वेश्चन को आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कंसेप्ट, अशोका गोट हिज मैसेज इंगेव्ड ऑन रॉक्स टू कन्वे इट टू द पीपल एंड जो है ऑफिशियल्स। रीजन दिया हुआ है, ही वांटेड पीपल टू नो विच धर्म
दे शुड बी फॉलो, दे शुड फॉलो। तो यहाँ पे ऑप्शन तो ये वाला ए तो सही है, बट आर जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सी सही हो जाएगा आपका। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 8वां, एंड यहाँ पे जानकारी दी गई है एंड इससे रिलेटेड आपको जो है शिल्प केंद्रों की पहचान करना है। दोनों समुद्र तट के समीप स्थित थे और ये शंख से बनी वस्तुओं के निर्माण के लिए जो है विशिष्ट केंद्र थे। अगर हम देखें इसका राइट आंसर, तो नागेश्वर एंड बालाघाट जो कि इसी के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, दोनों ही को देखें हम समुद्र के तट के समीप स्थित थे और ये जो है शंख से बनी जो वस्तुएं हुआ करती थी, उनके निर्माण के लिए विशिष्ट केंद्र थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन का नागेश्वर एंड बालाघाट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वें को देखिए हम, इसी को इंग्लिश मीडियम में, आइडेंटिफाई द क्राफ्ट सेंटर बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे बोथ वर लोकेटेड नियर द बीच, दीज वर स्पेशल सेंटर फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ आइटम्स मेड ऑफ कॉन्च सेल्स। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन बी निकलकर नागेश्वर एंड बालाघाट, जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आएंगे। किताब उल हिंद पुस्तक की रचना किसने करी है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा अल बिरूनी इसका राइट आंसर है। अल बिरूनी ने किताब उल हिंद पुस्तक की रचना करी थी। इंग्लिश मीडियम में देखिए हु कंपोज द बुक किताब उल हिंद, तो अल बिरूनी। बाकी आपके ऑप्शन इब्न बतूता, फ्रांसिया जो है बर्नियर, अब्दुल रज्जाक, ये दिए हुए। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी अल बिरूनी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ आते हैं। यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित कथनों में से सही कथन वाले विकल्प का आपको चयन करना है। तो प्रारंभ में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, गलत हो जाएगा। चंद्रगुप्त मगध के आरंभिक राजाओं में से एक था जिसने 6ठी ईस्वी पूर्व में शासन किया था, गलत हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था, ये सही हो जाएगा। मौर्य वंश का संस्थापक अशोक था, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन ग इसका राइट आंसर आ जाएगा कि मगध जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से वो बन गया था। अच्छे राजा थे वहां पे, मतलब एक तरह से जो शासन करने वाले जो राजा थे वो बहुत बढ़िया थे। खेती अच्छी हुआ करती थी, उपजाऊ वहां पे जमीन थी। यहाँ पे जो है नदियां थी, नदियों से जो है व्यापार भी हो जाता था आसानी से। यहाँ पे जो है युद्ध यानी सैनिकों में एक तरह से आर्मी की फोर्स में जो चाहिए होता है उस समय जो है हाथियों का यूज किया करते थे, तो जंगलों से हाथी भी मिल जाता था। खदानें थी यहाँ पे, तो ये सारी चीजें लेकर जो है महाजनपद बन बहुत ज्यादा जो है शक्तिशाली था मगध। तो ये पॉइंट्स आपका आ जाएगा। वैसे इसका राइट आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वें को ही देख सकते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं एंड इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 6th सेंचुरी बीसी जो है मगध बिकम द मोस्ट पावरफुल जो है महाजनपद। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वें को देखते हैं हम। 11वां क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है आपको और दिए गए विकल्पों में से उस स्थान की पहचान कीजिए जहां ये दरगाह मौजूद है। तो दरगाह की बात हो रही है, यह यहाँ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जो है, एंड अकबर ने इस स्थान पर कई बार यात्रा करी। तो दिल्ली, महरौली, अजमेर या फतेहपुर सीकरी। तो अजमेर इसका राइट आंसर होगा। अजमेर के अंदर जो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और अकबर ने यहाँ पर कई बार जो है विजिट किया है, कई बार यात्रा करी है। तो ऑप्शन का राइट आंसर होगा अजमेर। एंड इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर दिस दरगाह इज प्रेजेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो हियर इज द दरगाह ऑफ शेख मोहम्मद चिश्ती एंड अकबर विजिटेड दिस प्लेस सेवरल टाइम्स। तो यहाँ पे अजमेर, ऑप्शन सी जो है अजमेर राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वाला राइट आंसर। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12वां पूछा गया 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध के छिड़ने के बाद जो है पश्चात ब्रिटेन के कारखानों के लिए कपास का क्या स्रोत था? तो जब अमेरिका में क्या होता है, गृह युद्ध छिड़ जाता है, तो इसके बाद जो है कपास की कमी होने लग जाती है ब्रिटेन को। लेकिन फिर इसके लिए उन्होंने दूसरा स्रोत निकाला जो कि भारत निकल के आया। बाकी अमेरिका, अफ्रीका, श्रीलंका इसके अलावा ऑप्शन दिए हुए, लेकिन गा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा भारत। भारत में जो है कपास की जो है बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है, खेती मानी जाती है, तो यहाँ से इन्होंने दूसरा स्रोत बनाया भारत। तो भारत इसका राइट आंसर होगा। 12वें क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखें। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ कॉटन फ्रॉम ब्रिटिश फैक्ट्रीज आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर इन 1861? तो इंडिया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे चलते हैं हम 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन आपका मिलान से रिलेटेड दिया हुआ है एंड मिलान को अगर आप देखें तो ये दिया हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस
जो कि कौन थे, बंगाल के यहाँ पे जो है गवर्नर जनरल थे। अगस्त की बात करें हम तो ये जो है क्लीवलैंड जो दिया हुआ है शांति स्थापना की नीति हो जाएगा। फ्रांसिस बुकानन इसका अगर हम देखें तो ये पर्यवेक्षक थे। एंड डेविड रिकार्डो ये अर्थशास्त्री थे। एंड यहाँ पे आपको अगर देखना है ऑप्शन तो यहाँ पे नीचे दिए हुए। एंड ऑप्शन को देखकर अगर हम मिलाए इसको तो यहाँ पे देखते हैं पहले का जो है तीसरा दिया हुआ है, पहले का तीसरा किसमें है, ऑप्शन ग और घ में। आगे देखते हैं दूसरे का जो है चौथा दिया हुआ है एंड दूसरे का चौथा यहाँ पे आ का यानी चौथा दिया हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ग निकल कर आ जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं वही होगा राइट आंसर। मैंने ऑप्शन इसका दिया हुआ नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन सी वाला होगा इसका। जैसे इससे आपका जो है गवर्नर जनरल हो जाएगा, इसका इसका चौथा हो जाएगा, इसका जो है आपका पहला हो जाएगा एंड इसका दूसरा हो जाएगा। मैच कर लेना है, ऑप्शन इसका वही रहेगा जो इसमें। आगे की तरफ आते हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बिहार में अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। 1857 का विद्रोह जो था वो बहुत जगह तक फैला हुआ था, जिसके अंदर बिहार में भी कई सारे जो है जगह यहाँ पे जो है विद्रोह हो रहा था। इसके अंदर बिहार का जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था उसका नाम आपको बताना है। नाना साहब, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह या बिरजिस कद्र। तो यहाँ पे अगर हम देखें कुंवर सिंह जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का जो बिहार में हुआ था उसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। तो राइट आंसर जो है कुंवर सिंह निकलकर आपका आ जाएगा। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन। इसी को अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग लीड द रिबेलियन ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश इन बिहार। तो यहाँ पे कुंवर सिंह, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 15वां क्वेश्चन पूछा गया मुगल शासन में यानी मुगल शासन के द्वारा भू राजस्व के इंतजाम में निर्धारित रकम को क्या कहा जाता था, एंड जबकि वसूली गई रकम को कहा जाता था। तो जो निर्धारित रकम है उसको कहा जाता था जमा, एंड यहाँ पे जो है वसूली गई रकम है उसको हासिल कहा जाता है। ये आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शंस में देख लेना है, जमा और हासिल देखें तो ऑप्शन ख में ही है, राइट आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, ड्यूरिंग द मुगल रूल द अमाउंट फिक्स्ड फॉर लैंड रेवेन्यू वॉज जो है डिपॉजिट हो जाएगा एंड गेन, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाइल द अमाउंट रिकवर्ड वॉज जो है कॉल्ड, तो यहाँ पे गेन आ जाएगा एंड यहाँ पे जो है निकल के आ जाएगा डिपॉजिट। तो ये राइट आंसर होगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है 16वां। निम्नलिखित में से किसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी और विजयनगर की किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ था। तो आप सभी के ऑप्शन है दोरते बारबोसा, कार्लिन मैकेंजे, अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो पेस। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। एंड अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ग अब्दुल रज्जाक, जो कि विजयनगर साम्राज्य जो है उसकी यात्रा करते हैं ये, एंड वहां पे जो किले बनती है उससे ये बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर अब्दुल रज्जाक होगा। क्वेश्चन नंबर 16 को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, हु अमंग द फॉलोइंग विजिटेड द विजयनगर एम्पायर इन द 15th सेंचुरी एंड वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द जो है फोर्टिफिकेशंस ऑफ विजयनगरा। तो यहाँ पे विजयनगर का जो है फोर्टिफिकेशन जो किया गया था उससे बहुत ज्यादा प्रेरित थे, इम्प्रेस थे ये। तो अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 17वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 17वां क्वेश्चन पूछा गया अबुल फजल किस मुगल बादशाह का दरबारी इतिहासकार था। तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन दिए हुए हुमायूं, अकबर, बाबर और जहांगीर। राइट आंसर जो है ऑप्शन था अकबर। अकबर का जो है ये दरबारी था, अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, अब्दुल फजल वाज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ विच मुगल एम्पेरियर। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा अकबर, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें की तरफ। विजयनगर शासकों के द्वारा दशहरे का त्योहार काफी धूमधाम व प्रतिष्ठा में मनाया जाता था। कहाँ पर, हजारा राम मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, लोटस यानी कमल महल या महानोबी डिब्बा। तो महानोबी डिब्बा जो हमें मिला था वहां पे इसका माना जाता है, मनाया जाता होगा वहां पे त्योहार। तो राइट आंसर जो है निकल कर आ जाएगा महानोबी डिब्बे, ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा। 18वें क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखें, द फेस्टिवल ऑफ दशहरा वाज सेलिब्रेटेड विद द ग्रेट पॉम्प ऑफ एंड जो है प्रेस्टीज बाय द विजयनगर रूल जो विजयनगर रूलर्स। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर जो है महानोबी डिब्बा जो है ऑप्शन डी निकलकर राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19वें की तरफ आते हैं।
पूछा गया है संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को परिभाषित करने का कार्य कठिन क्यों था? निम्नलिखित में से सही विकल्प आपको चुना। तो संविधान जब बनाया जा रहा था, संविधान सभा ने ही संविधान को बनाया, तो संविधान सभा में ये डिस्कस हो रहा था कि अल्पसंख्यक के जो अधिकार है उसको कैसे हम परिभाषित करें, क्या अधिकार होंगे उनके, क्या लेकर आए। तो बहुत सारी कंफ्यूजन थी और कठिन भी था ये, कि क्यों कठिन था, क्या कारण था। तो अधिकारों को लेकर अलग अलग समूह की अलग अलग मांगे थी। अंग्रेज इसे संवैधानिक ढांचे में शामिल नहीं करना चाहते थे। कुछ वर्गों के लिए विशेष अधिकारों के विचार का गांधी जी ने विरोध किया, या रियासतों के लोगों के अधिकार अस्पष्ट। अगर हम देखें तो हर जगह से, हर क्षेत्र से या हर समूह से जो है लोगों की अलग अलग मांगे थी। तो ये राइट आंसर ऑप्शन का निकल कर इसका आ जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, व्हाई वाज द टास्क ऑफ डिफाइनिंग द राइट्स ऑफ जो है माइनॉरिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे असेंबली डिफिकल्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स हैड डिफरेंट डिमांड्स रिगार्डिंग राइट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 20वां क्वेश्चन है, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर व्यक्ति की आपको पहचान करनी है। तो उसका जन्म तंजियर के एक अति सम्राट एवं शिक्षित परिवार में हुआ था। यहाँ पे दिया हुआ है, उसके अनुसार यात्राओं के द्वारा प्राप्त अनुभव पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान की अपेक्षा अधिक होता था। उसने मध्य पूर्व पूर्वी अफ्रीका के बंदरगाहों की यात्रा की थी, या उसने रेहल्ला जो है, रेहल्ला नामक जो पुस्तक लिखा था। आपको मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना है। इसका आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि वो कौन सा व्यक्ति था। इब्न बतूता था, फ्रांसवा बर्नियर था, अलबिरूनी या डोमिंगो पायस। पेस आएगा, यहाँ पे पायस लिखा हुआ है। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको मुझे कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या निकल कर आएगा। वो व्यक्ति जो है तंजियर के एक अति सम्राट शिक्षित परिवार में जन्मा था। ये आपको इसी से पता चल जाएगा। आइडेंटिफाई द पर्सन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ही वाज बोर्न इन अ वेरी लाइट एंड जो है एजुकेटेड फैमिली ऑफ Tangier. According to him, the experience gained through travels can be obtained from books. It is more than जो है knowledge. He visited some ports in the Middle East and East Africa. He wrote the short book रेहल्ला। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, इब्न बतूता है, फ्रांसवा बर्नियर है, अल्बिरूनी है, या डोमिंगो पेस है। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए एंड मुझे कमेंट में इसका आंसर आप जरूर बताना। जो बच्चा कमेंट में सही आंसर बताएगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, ताकि सभी बच्चे इसका राइट आंसर जान सकें। 21वें क्वेश्चन की बात करें, 21वां क्वेश्चन है, किस सत्याग्रह के द्वारा महात्मा गांधी ने फसल खराब होने की स्थिति में किसानों के लिए कर माफी की मांग करी थी? अगर देखें हम, कई सारे जो है उन्होंने आंदोलन किए हैं या सत्याग्रह किए। इसमें क्या होता है कि एक समय आता है जिसमें किसानों की जो है फसल बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, खराब हो जाती है। नील की खेती करवाते थे, जिससे जो है किसान करते भी थे अधिक पैसे कमाने के लिए। तो उनसे जबरदस्ती भी कह लो या पैसे कमाने के लिए भी क्या करते थे, तो इससे क्या है, फसल पूरी जो आने वाली फसल होती थी वो सही नहीं हो पाती थी। तो इनसे जो है इनकी फसल खराब होती है। गांधी जी द्वारा जो है फसल खराब होने के बाद कर माफी की मांग करी जाती है। ये कौन सा आपका जो है किस सत्याग्रह के द्वारा हुआ था? तो रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण, खेड़ा या नमक। तो अगर हम देखें इसका राइट आंसर ऑप्शन ग खेड़ा सत्याग्रह आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में हम देखें, थ्रू विच जो है सत्याग्रह डिड महात्मा गांधी डिमांड टैक्स वेवर फ्रॉम फार्मर फॉर फार्मर्स इन केस ऑफ क्रॉप फेलर। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है खेड़ा जो सत्याग्रह होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 1 से 21 तक सभी एमसीक्यू क्वेश्चन थे, एक एक नंबर वाले। आई होप कि आपको यहाँ तक पसंद आया होगा, और ये क्वेश्चन सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चांस है इन क्वेश्चंस के आने के। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको कर ही लिया होगा आपने, मैं कराते गया हूँ, आपको आंसर बताते गया हूँ, तो इजी होगा। एक एमसीक्यू क्वेश्चन में ये फायदा होता है कि आप एक बार पढ़ लेते तो हाँ कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहता है, अगर आपके सामने ऑप्शन आएगा तो आप सही कर ही देंगे। अब खंड ख यानी हम सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, एंड इसके अंदर 3-3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चंस पे आते हैं, जो कि 22वां है। हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड पूछा गया कि सावधान स्थलों की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, आंसर देखेंगे तो बड़े बड़े बताए हुए, आपको इतने बड़े लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो कोई 3 पॉइंट आपको लिखना है इसके अंदर। अगर हम देखें सावधान स्थल को, अगर हम देखें तो जो भी मृतक हुआ करते थे, जो मर जाते थे, उनको क्या गर्तों में दफनाया जाता था। इस प्रथा को अधिकांश हड़प्पा स्थलों में देखा गया। गर्तें अक्सर जो है अलंबित थी और मृतक को सम्मानित करने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पे देखेंगे जो भी मृत व्यक्ति होता था, जो मर जाता था, उसको जो है गर्तों में, गर्तों यानी गड्ढा होता है, उसके अंदर दफना दिया जाता था। गर्त की विशेषताओं की बात करें तो सावधान गर्त की बनावट जो है अलग अलग स्थानों पे अलग अलग पाई गई है। जैसे कुछ स्थलों की बात करें हम, तो वहां की गर्तों के बारे में
ये है कि वहां पर की जो सतह है ईंट से बनी चिनाइयां दी गई थी और उन्हें भी सुंदर बनाती थी। इससे यह प्रतीत होता था कि उन्हें समाधान को एक निश्चित जो है महत्ता दी थी। यानी कहीं कहीं क्या है कि जो गर्त हुआ करते थे, जो अमीर हुआ करते होंगे बहुत अच्छा बनाते होंगे, जो गरीब हुआ करते होंगे उनके लिए ज्यादा नहीं होता होगा, मतलब नॉर्मली हो जाता होगा गर्त में दफना देना। लेकिन किसी किसी में क्या ईंटों से चिनाइयां भी की गई थी। तो ये अब बता सकते हैं गर्त की विशेषताओं में। मृद भांड और आभूषण, कुछ कब्रों में देखे हम तो ईंट से बनी बड़ी मृद की पोट यानी मृद भांड और आभूषण मिले हैं। ये संकेत देता है कि मृत्युपरांत जीवन की मान्यता और सौंदर्य की ओर ध्यान दिया गया था। यानी ये सब क्या पुनर्जन्म में विश्वास किया करते थे। इससे हमें पता चलता है क्योंकि मरने के बाद जिस कब्र में उन्हें डाला जाता था उसमें क्या है, एक तो गहने आभूषण हो गए और मृद भांड हो गए, वो इनके साथ ही दफना दिए जाते थे। ऐसा मानते होंगे कि मरने के बाद भी क्या है इनके काम आएगा। तो बहुमूल्य वस्तुएं में आप लिख सकते हैं, हड़प्पा के निवासियों ने मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने की प्रथा को बनाए रखा। ये सुझाव देता है कि उनकी सोच मृत्यु के बाद भी दान पुण्य के मूल्य को महत्वपूर्ण मानती थी। ये विशेषताएं थी जो हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण की सूचना मिलती है, जो उनकी सामाजिक संरचना सांस्कृतिक परंपरा को समझने में मदद करती है। तो ये निष्कर्ष हो जाएगा इसका। कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर था सावधान के बारे में। एंड इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं डिस्क्राइब एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हड़प्पन ब्यूरल साइट्स। तो यहाँ पे आपके राइट आंसर दिए हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में मैं आपको सिर्फ 100 कर दूंगा। यहाँ पे जो सब हेडिंग्स है ब्यूरेट इन जो है हाउस, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ज्वेलरी आभूषण हो गए, वही चीज आ गई। ठीक है, तो ये पॉइंट्स होंगे आपके इंग्लिश मीडियम में, आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। इसके अंदर आपको अथवा देखने को मिलेगा। एंड इसके अथवे में ही पूछा गया हड़प्पा बस्तियों के बारे में कि वहां के जो विशाल स्नानागार थे उनकी विशेषता आपको बतानी है 3। मैं आपको ज्यादा पॉइंट बता रखे, पहले मैं आपको बता के चल रहा हूँ, आपको कोई 3 पॉइंट ही एक्सप्लेन करने हैं। अगर ज्यादा आता है तो 4 करिए, उससे ज्यादा मत करिए। अब यहाँ पे विशाल स्नानागार के बारे में पूछा गया कि विशाल स्नानागार के बारे में बताइए। तो आयताकार जलाशय विशाल स्नानागार, स्नानागार का मतलब क्या होता है, आज के समय हम स्विमिंग पूल देखते हैं, उस समय के स्विमिंग पूल की बात हो रही है। तो विशाल स्नानागार आंगन में बनाया गया था। इसकी आकृति कैसी थी, आयताकार। इस जलाशय को चारों ओर से एक गलियारे से घिरा जाता था जिससे लोग अनुकूलता से स्नान कर सकते थे। आयताकार जलाशय हो गया। सीढ़ियों को देखें तो सीढ़ियां भी बनाई गई थी जलाशय तक, जो स्नानागार है वहां तक पहुंचने के लिए। तो जलाशय के तल तक पहुंचने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी हुई थी, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे। ये है आपका आयताकार जलाशय, ठीक है। एंड यहाँ पे भी सीढ़ियां बनाई गई है नीचे उतरने के लिए, यहाँ पे भी सीढ़ियां बनाई गई है। तो कुछ इस तरह से सीढ़ियां बनाई है। जलबद्ध करना, जलाशय के किनारे पर ईंटों को जमा कर और जिप्सम के गारे का प्रयोग कर इसे जलबद्ध यानी जल जो है बाहर ना निकल पाए, ये जल रोका इस तरीके से जाता था। यह तकनीक शायद सुरक्षित और स्थायी बनाने के लिए किया जाता होगा। कुआं और नाला, तो इस स्नानागार के तीनों और जो है तीनों तरफ देखें हम, तीन तरफ इसके क्या है कमरे बने होते हैं, तीनों तरफ कक्ष बने हुए हैं, जिनमें से एक में बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था जिससे लोग स्नान के बाद पानी से धो सकते थे, से धो सकते थे। तो ये आ जाएगा। इसके उत्तर में बात करें तो एक गली के दूसरी ओर अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें आय स्नानागार बनाए गए थे। यह इस स्नान की जो है स्नान स्थल की अद्भुतता की ओर बढ़ाता है। यानी आम स्नानागार यहाँ पे आप डाल सकते हैं, आम स्नानागार जो है बनाए गए थे। 4 स्नानागार, एक गलियारे के दोनों ओर 4 स्नानघर बने थे जिससे बहुतलीय संरचना का आदान प्रदान था। प्रत्येक स्नानाघर से नालियां और गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। अनुष्ठानिक स्थान, जैसे आप सभी जाते होंगे गंगा नहाने के लिए, तो कुछ इस तरह से भी ये माना जा सकता है कि ये अनुष्ठानिक स्नान के लिए भी जो है इसका प्रयोग किया जाता होगा। तो ये यही विशेषताएं थी स्नानागार के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे। 3 पॉइंट आप जो है कोई भी लिख सकते हैं जो आपको इजी लगे, ठीक है। आगे हम आते हैं, इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। डिस्क्राइब एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जायंट जो है बाग यूज्ड इन हड़प्पन जो है सेटलमेंट्स यानी सिविलाइजेशन, आप इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम में, आप इन्हें पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैं आपको शो कर दे रहा हूँ बस इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना बन जाए, मैं आपको हिंदी में भी बता पाता हूँ। तो ये आपके इंग्लिश मीडियम में पॉइंट्स है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स हो जाएंगे। रिचुअल बात जो कि आपका लास्ट पॉइंट है, तो ये आपका हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में। आगे हम आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। भारत के राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास को समझने में अभिलेखीय साक्ष्यों की सीमाओं का
की जो है आलोचनात्मक परीक्षण परख करना है आपको। देखिए, अगर हम भारत के बारे में या किसी भी जगह के बारे में अगर जानना चाहते हैं, वहाँ की राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक रूप से मान लीजिए जानना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमें अभिलेख साक्ष्यों की सीमाएँ आपको बतानी कि अभिलेख जो पाते हैं उसकी सीमा, यानी इसमें कमियाँ क्या-क्या रहती है। तो अभिलेख की क्या-क्या कमियाँ रहती है? अभिलेख मतलब होता है आप किसी जो है पत्थर पर जो है घिसकर लिख देते हैं, जैसे अशोक के समय उन्होंने बहुत सारे जो है अभिलेख लिखे थे, दीवारों के ऊपर कह सकते हैं आप, ठीक है? खुरच कर जो लिखते हैं हम, तो उस पहले के समय ऐसे ही हुआ करता था। जो हमें पाए गए हैं आज के समय, आज के समय उस समय की चीज़ें जो हमें अभिलेख जो पाए गए, उससे हम उस समय के बारे में जान पाते हैं। तो सीमाएँ भी है, यानी उसकी कुछ कमियाँ भी है। क्या-क्या कमियाँ है? अर्थ निकालने की सीमा। ये सत्य है कि कई हज़ार जो है अभिलेख प्राप्त हुए, लेकिन ना तो सभी के अर्थ निकाले जा सकते और ना ही उन्हें प्रकाशित या उनके अनुवाद किए जा सकते। इससे हमारी ज्ञान की सीमा जो है जो है होती है और कुछ साक्ष्यों का विशेष विशेषाधिकारिता हो सकता है। तो यानी हम जो है कई सारे अभिलेख प्राप्त हुए हज़ारों, लेकिन उनके जो है अर्थ नहीं निकाल पाते। तो एक ये डाल सकते हैं, कुछ ऐसे अभिलेख हमें मिले जो सुरक्षित नहीं बचे। मान लीजिए अभिलेख मिला हमें, मान लेते हैं ये पूरा अभिलेख था, लेकिन इसका क्या है, हमें सिर्फ ये वाला हिस्सा मिला, इसके आगे का टूट के जो है बिखर गया पूरा, तो हम समझ नहीं पाए। यानी हमें सिर्फ ये वाला मिला, तो क्या है, कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे अभिलेख भी हो सकते हैं जिनमें हमें समृद्धि के क्षणों की जानकारी मिल सकती थी। इनका अभ्यास नहीं करने से हमें कुछ नया परिचय नहीं हो सकता। ये हो जाएगा विचार व्यक्त करने वाले व्यक्तियों की सीमा। जिसने इस चीज़ को बनाया है, जिसने लिखा है, तो हमें सिर्फ उसके व्यू ही, उसके थॉट ही यहाँ पे दिखते हैं, यानी उसके विचार ही हमें पता चलते हैं। इससे विभिन्न समुदाय और वर्गों के विचार दृष्टिकोण को से रहित हो सकते हैं, जो एक अधिकांश आवश्यकता है। तो ये चीज़ें आप जिसने उसे लिखवाया है या लिखा है, उसके ही विचार पता चलते होंगे। दैनिक ज़िंदगी का अनदेखा हिस्सा, अभिलेखों में खेती की दैनिक प्रक्रियाएँ और रोज़मर्रा की ज़िंदगी का उल्लेख नहीं हो सकता, जिससे हमें सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के वास्तविक चेहरे की जानकारी नहीं मिल पाती। यानी सामाजिक और आर्थिक, खासकर उस समय, क्योंकि अगर हम देखें तो खेती एक तरह से आर्थिक ज़रिया था, खेती करके ही जो है कमाया जाता होगा। तो इस तरह अगर हम देखें तो पहले के समय क्या है, हमें जो अभिलेख मिले उसके अंदर दैनिक जो चीज़ें हुआ करती थी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उसको नहीं पाया गया उससे अभिलेख में। तो ये चीज़ें हमें नहीं पता चल पाती। आर्थिक परिवर्तन का महत्व देखें तो 20वीं शताब्दी के मध्य से आर्थिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण होने के बावजूद इस प्रकार की जानकारी समझाने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि अभिलेखों में इसका सीमित चित्रण हो सकता है। अभिलेखीय साक्ष्यों की सीमा इस प्रकार हमें ये स्थापित होता है कि भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को समझने में अभिलेखित साक्ष्यों की सीमा सीमित है, इसलिए हमें अन्य स्रोतों का भी सहारा लेना आवश्यक है। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं, कोई 3 पॉइंट आपको लिखने होंगे अभिलेखीय साक्ष्यों की सीमाओं के बारे में। आगे आप देखिए तो यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन द लिमिटेशन ऑफ आर्चिवल एविडेंस इन जो है अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप लिमिटेशन क्या-क्या है यहाँ पे आप बता सकते हैं। ये आपके पॉइंट्स दिए हुए इंग्लिश मीडियम में, ठीक है? ये आपका हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में पॉइंट्स, आप मैं आपको सिर्फ शो कर दे रहा हूँ। ये आपके इंग्लिश मीडियम में थे। तो ये आपका 23वां क्वेश्चन हो जाएगा। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 24वां, जो कि पूछा गया है, 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में संचार की एक अनूठी प्रणाली थी। इब्न बतूता के इस कथन की परख कीजिए। इब्न इब्न बतूता ने बताया कि भारत के अंदर जो है, अगर हम 14वीं शताब्दी की बात करें, तो भारत में संचार की एक अनूठी प्रणाली थी, आपको बताना है। तो भारतीय डाक प्रणाली की कार्यकुशलता, इब्न बतूता के कथन से ये प्रतीत होता है कि 14वीं शताब्दी के दौरान भारतीय डाक प्रणाली कार्यकुशलता से भरी हुई थी और जो उन्हें चकित कर रही थी, यानी उन्हें हैरान कर रही थी। व्यापारियों के लिए सुविधाएं, इस प्रणाली से व्यापारिक सूचना को दूर तक पहुंचाना और उधार उधार पेश करना संभव था, जो इब्न बतूता के अनुसार जो उदाहरणीय था। दक्षिण से उत्तर तक जो है तेजी से संचार हो पाता था। इब्न बतूता ने बताया कि डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, लेकिन गुप्तचरों को खबरें सुल्तान तक पहुंचती थी सिर्फ 5 दिनों में। तो ये आप डाल सकते हैं। 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी, एक तो अश्व डाक व्यवस्था थी और एक पैदल डाक व्यवस्था थी। एक अश्व मतलब घोड़े से जाकर जो है ये पहुंचाते थे, और एक पैदल डाक व्यवस्था भी थी, जिसके अंदर जो है दूर तक न्यूज़, और ये पैदल डाक व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती थी, जिससे लोगों तक जो है या जो संचार है वो आसानी से और बहुत तेज़ी से हो पाता था। दावा प्रणाली हो जाएगा, व्यापारियों के लिए डाक प्रणाली एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी से संचार करने के लिए दावा प्रणाली का अनुसरण करती थी, जिसमें हर 3 मील पर एक गाँव होता था और लोग इसमें कार्य आरंभ करने के लिए तैयार बैठे होते थे।
ये हो जाएगा। गंतव्य तक पहुंचने की प्रक्रिया, संदेशवाहक की यात्रा की प्रारंभिक स्थिति से गंतव्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में सहजता और तेजी थी, जो एक उत्कृष्ट संचार प्रणाली की ओर जाता है। तो ये पॉइंट्स इब्न बतूता के कथन है, जो कि कहे गए 14वीं शताब्दी में भारत में संचार प्रणाली जो है विकसित थी और इसमें अद्भुत कुशलता थी, जो उस समय के लिए अद्वितीय थी। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। आगे हम आते, इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। इंडिया हैड अ यूनिक सिस्टम ऑफ जो है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट ऑफ इब्न बतूता। तो ये आपके पॉइंट्स लिखे हुए इंग्लिश मीडियम में, मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। जैसे एफिशिएंसी ऑफ इंडियन पोस्टल सिस्टम हो जाएगा, फीचर ऑफ ट्रेडर्स हो जाएगा, फास्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा, टू टाइप्स ऑफ पोस्टल सिस्टम हो जाएगा, क्लेम सिस्टम हो जाएगा, प्रोसेस टू रीच जो है डेस्टिनेशन। ये पॉइंट्स आपके हो जाएंगे। तो ये इंग्लिश मीडियम में है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, विजयनगर साम्राज्य में लागू किए गए अमर नायक व्यवस्था की मुख्य विशेषता आपको बतानी है। तो अमर नायक व्यवस्था क्या थी, इसके अंदर देखें तो इसकी क्या विशेषताएं थी। तो राजनीतिक खोज, अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक मुख्य राजनीतिक पहली थी, जिसने राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव किया। दिल्ली सल्तनत से प्रेरणा, इस प्रणाली के कई तत्व जो है दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे, जो कि एक विशेष प्रणाली थी। अमरनायक सैनिक कमांडर, अमरनायक राजा के द्वारा प्रशासन के लिए नियुक्त किए जाने वाले सैनिक कमांडर थे, जो राज्य क्षेत्रों का प्रबंधन किया करते थे। भू राजस्व और अन्य करों का जो है वसूल, तो ये नायक भू राजस्व अन्य करों का वसूल करते थे और इसे राजस्व के रूप में सरकारी खजाने में जोड़ते थे। सैनिकों को का सहायक, इन नायकों का दल विजयनगर शासकों को सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक था, जिससे उन्होंने पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप को क्या है अपने नियंत्रण में रख रखा था। धार्मिक और साम्राज्यिक कर्तव्य देखें हम, तो राजस्व का एक भाग मंदिरों और सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए भी खर्च होता था। राजा को भेंट भेजना, तो अमरनायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा जाता था उनके द्वारा, और उन्होंने राज के दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित होते थे, जिससे उनकी स्वामी भक्ति जो है प्रकट होती है। स्वतंत्र राज्य स्थापना, 17वीं शताब्दी में इन अमर नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए, जिससे केंद्रीय राजकीय ढांचे का विस्तार हुआ। तो ये है अमर नायक प्रणाली के बारे में। ये अपने आप में ही एक तरह से जो है राजा हुआ करते थे, कह सकते हैं। राजा के नीचे जरूर काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या है ये अपने आने वाले समय में खुद को ही क्या अपने स्वतंत्र राज्य इन्होंने अपने स्थापित किए, जिससे क्या केंद्रीय जो राजकीय ढांचा जो था वो विघटन हो जाता है उसका। तो ये आप डाल सकते हैं इसके बारे में। आगे चलते हैं हम, इसी को इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं आपको। एनालाइज द मेन फीचर्स ऑफ अमर नायक सिस्टम इम्प्लीमेंटेड इन द विजयनगर एम्पायर। तो यहाँ पे आप पॉलिटिकल क्वेश्चन यहाँ पे डाल सकते हैं। इंस्पिरेशन फ्रॉम जो है जो दिल्ली सल्तनत था उससे लिया गया। अमर नायक सोल्जर का जो है कमांडर। कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड टैक्स, अदर टैक्सेस हो गया। सोल्जर्स असिस्टेंट हो गया। रिलीजियस एंड जो है इंपीरियल ड्यूटीज हो गया। सेंडिंग गिफ्ट टू द किंग। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। तो यहाँ पे ये लास्ट में जो है अपना खुद का ही जो है एस्टेब्लिश कर लेते हैं अपना इंडिपेंडेंट स्टेट। तो ये पॉइंट आप इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, 1797 में वर्धमान में की गई नीलामी की घटना, जो एक विशाल सार्वजनिक समारोह थी, में एक अजीब पेश था, कथन की व्याख्या करना। सबसे पहले आपको समझना है क्वेश्चन 1797 की बात हो रही है, में वर्धमान में की गई नीलामी की घटना में एक अजीब पेश था, जो एक विशाल सार्वजनिक समारोह में थी। अगर हम देखें तो आप सभी को पता होगा जो जमींदारी व्यवस्था जो अपना रखी थी वहां पे, कि जमींदार जो है टैक्स लिया करते थे, राजा को दिया करते थे क्योंकि लोगों से या किसानों से। तो जमींदार अगर वो टैक्स नहीं दे पाते थे, नहीं जमा कर पाते थे, तो उनकी क्या है जमीनें जो है नीलाम कर दी जाती थी। तो 1797 की एक वही घटना बात हुई है। इसके अंदर देखिए इस्तमरारी बंदोबस्त आपका आ जाएगा। सन 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त जो है लागू किया जाता है, जिसमें प्रत्येक जमींदार से निश्चित राशि राजस्व के रूप में वसूली जाती थी। जो जमींदार राशि नहीं चुका पाते थे उनकी क्या है संपदा जो है नीलाम कर दी जाती थी। ये हो जाएगा। राजा की बड़ी बकाया, राजा बर्धमान के राजा पर इस्तमरारी बंदोबस्त की बड़ी रकम जो है बकाया थी, यानी बाकी थी, जिससे उसकी जो है संपदा नीलाम हो रही थी। बोली लगाने वालों में धोखाधड़ी, जो बोली लगाने वाले लोग थे यानी इनकी नीलामी हो रही थी जमीन की, जो भी इनका सब कुछ था इनको नीलाम किया जा रहा था, जो भी संप्रदाय थी। तो नीलामी में बोली लगाने वाले जो लोग हुआ करते थे वो इन्हीं अनेक खरीदार थे, जो राजा के अपने ही नौकर या एजेंट थे, और उन्होंने अपने राजा की ओर से जमीनों को खरीदा था।
फर्जी बिक्री देख लिया हम तो नीलामी में 95% से अधिक बिक्री जो है फर्जी थी, क्योंकि राजा की जमीनें खुले तौर पर बेची गई थी, पर उनकी जमींदारी का नियंत्रण उसी के हाथ में हो रहा था। ठीक है, उसी के हाथों में रहा था। पेज का अजीब तहरीर सिद्धांत यहाँ देखें तो कलेक्टर ने इस सारी कहानी में एक अजीब पेज का स्वरूप देखा, क्योंकि नीलामी में हुई बिक्री फर्जी थी और कुछ खरीदार राजा के नौकर या एजेंट थे जो धोखाधड़ी से कार्य कर रहे थे। इस प्रकार इस नीलामी की घटना में एक अजीब पेज था। यह दिखाता है कि बाजार में धोखाधड़ी और बिना ईमानदारी के कुछ के हुई बिक्री की घटना थी। तो ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 26 का। एंड इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं द एक्शन जो है held in जो है बर्दवान in 1797 which was a hug public event had a strange twist explain this statement। तो यहाँ पे इस्मरारी बंदोबस्त, किंग्स बिग जो है ड्यूज आ जाएगा, फ्रॉड अमंग जो है बिडर्स आ जाएगा, फेक सेल्स आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट्स में, एंड यहाँ पे स्ट्रेंज प्रिंसिपल ऑफ क्रेव। तो ये आपके पॉइंट्स हो जाएंगे इंग्लिश मीडियम में। आप इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इन्हें देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। 1857 की क्रांति के पूर्व के वर्षों में, 1857 से पहले की बात हो रही है कि पूर्व के वर्षों में भारतीय सिपाहियों एवं उनके वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों के संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। उदाहरणों के द्वारा कथन की पुष्टि करें। तो यहाँ पे बात हुई है भारतीय जो सिपाही थे उनके साथ, और उन 1857 की क्रांति के पूर्व के वर्षों में भारतीय सिपाहियों एवं उनके वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों के संबंध जो है वो अच्छे माने जाते हैं, यानी बदलाव देखने को मिले थे। 1857 की क्रांति के पूर्व की बात हो रही है। तो आपको बताना है क्या क्या। तो यहाँ पे देखें हम आत्म भावना में परिवर्तन देखने को मिला था। 1857 के जन विद्रोह से पहले के दौरान सिपाहियों के अपने गोरे अफसरों के साथ के रिश्ते में परिवर्तन आया था। आत्म भावना में उत्कृष्टता का भाव पैदा हुआ और उन्होंने अपने अफसरों की बढ़ती हुई अवज्ञा का एहसास किया। साथीपन और दोस्ताना ताल्लुक देखें अगर हम 1820 के दशक में अंग्रेज अफसर सिपाहियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने पर जोर देते थे। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने सिपाहियों के साथ मौज मस्ती, मल्ल युद्ध, तलवारबाजी और शिकार पर जाने का अधिकार दिया। श्रेष्ठता का भाव 1840 से 40 के दशक की बात करें तो वहां पर अफसरों में श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लगा और उन्होंने सिपाहियों को कबतर नस्ल को मानने लगे। ये आपसी भेदभाव बढ़ा और सिपाहियों और अफसरों के बीच जो है फासला इसमें बढ़ जाता है। कारतूसों की घटना को देख ले हम 1840 के दशक में हुई चिकनाई युक्त कारतूसों की घटना ने सिपाहियों के बीच असमानता और अफसरों के खिलाफ असंतोष को बढ़ाया। ग्रामीण संबंध को अगर हम देखें तो यहाँ पे दोनों ही संबंध की बात हुई है, अच्छे और बुरे। ग्रामीण को देख उत्तर भारत में सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच गहरे संबंध थे। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में अधिकांश अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से भर्ती होते थे। इसके फलस्वरूप सिपाहियों और ग्रामीण के बीच संबंधों में से जो है जन विद्रोह में जो है भागीदारी बढ़ती है। आम जनता का साथ सिपाहियों की अफसरों की अवज्ञा करने पर और हथियार उठाने पर गांव में भी उनके साथी भी उनके साथ जुड़ते थे। सिपाहियों के परिवार और ग्रामीणों को संगठित होकर विद्रोह में जो है भाग लेने के ये मदद करते थे। ये पॉइंट्स आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हिंदी मीडियम में। एंड इंग्लिश मीडियम में देखें in the years before the revolution of 1857 there were important change in the relationship between Indian soldiers and their senior British officers। justify the statement with examples। तो ये आपके पॉइंट्स दिए हुए जैसे चेंज इन जो है सेल्फ फीलिंग हो जाएगा, कंपेनिजिज्म एंड फ्रेंडली रिलेशन आ जाएगा, सेंस ऑफ जो है सुपेरियरिटी आ जाएगा आपका, इंसिडेंट ऑफ जो है कार्टेजेस आ जाएगा, रूलर रिलेशन आ जाएगा एंड सपोर्ट ऑफ जनरल पब्लिक। तो ये आपके इंग्लिश मीडियम में पॉइंट्स होंगे। ठीक है, आगे चलते इसी के अंदर और दिया हुआ है यानी अथवा दिया हुआ है, इन दोनों में से आपको एक करना होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये गिलास फल चेरी एक दिन हमारे मुंह में ही आकर गिरेगा, ये कथन किसने कहा है? सबसे पहले पूछा गया जो कि 1 नंबर का है। एंड इसके अंदर दूसरा पूछा गया उन घटनाओं का क्रमवार वर्णन कीजिए जिसके कारण चेरी आखिरकार ब्रिटिश शासकों के मुंह में गिर गया। तो ये 2 नंबर का, 3 नंबर का आपका टोटल हो जाएगा। एंड इसके बारे में देखिए ये किसने कहा कि एक दिन हमारे मुंह में जो चेरी है एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। तो ये कहा था, इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने, इन्होंने कहा था ये। एंड इसके बारे में पूछा गया आगे उन घटनाओं का क्रमवार वर्णन कीजिए जिसके कारण चेरी आखिरकार ब्रिटिश शासकों के मुंह में गिर जाता है। तो यहाँ पे आपके क्रमवार तरीके से बताया गया। जैसे 1851 की बात करें, लॉर्ड डलहौजी की भविष्यवाणी, गवर्नर जनरल लॉर्ड
डलहौजी ने 1851 में अवध की रियासत के बारे में यह भविष्यवाणी की थी कि गिलास एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। 1856 की बात करें, अवध का अधिग्रहण 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों द्वारा बहादुरगढ़ फोर्ट में कैद किया गया और उसका सामंजस्य छीन लिया गया। इससे अवध को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना दिया गया। फिर संधि की शर्तों की बात करें तो साथ ही अवध को अंग्रेज साम्राज्य के साथ सहायक संधि थोपी गई, जिसमें नवाब को अपनी सेना खत्म करनी पड़ी, रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों की तैनाती की इजाजत दी गई और दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर काम करना पड़ा। अंग्रेजों की रुचि की बात करें, अवध की खेती के लिए अवध जो है खेती के लिए उचित माना जाता था। तो वहां की जो जमीनें और इलाके बाजार जो बढ़ती हुई रुचि ने अंग्रेजों को इसे अपने अंग में शामिल करने की दिशा में जो है कदम बढ़ाने के अमोद होता दिखा। यानी ये जो है अंग्रेज जो है इसे वो हथियाना ही चाहते थे। अंतिम परिणाम देखें तो इस प्रक्रिया के अंत में अगर देखें तो 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा जो है घोषित कर लिया जाता है और लॉर्ड डलहौजी की जो भविष्यवाणी थी वो साकार बन जाती है। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एंड इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, हु सेड दिस स्टेटमेंट, वन डे दिस ग्लास ऑफ फ्रूट चेरी विल फॉल इनटू आवर माउथ। ये 1 मार्क्स का है एंड 2 मार्क्स का दिया हुआ है। डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यू टू विच चेरी फाइनली फेल इनटू द माउथ ऑफ ब्रिटिश रूलर्स। ये आपका सेकंड 2 नंबर का हो जाएगा एंड 3 नंबर का ये टोटल क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम में इसके आंसर अगर पॉइंट देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं 1851 जहां पे लॉर्ड डल जो हौजी है उसकी प्रेडिक्शन की बात हुई है। ठीक है, एक्वाइजिंग ऑफ अवध की बात हुई है, टर्म्स ऑफ द ट्रीटी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश, फाइनल रिजल्ट। तो ये आपके इंग्लिश मीडियम में आंसर थे। सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। 3 क्वेश्चन 8 इंटू 3 रहेगा, 8 या 24। इसके अंदर और आपको हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा ही। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया 28वां, आरंभिक समाजों के सामाजिक प्रथाओं एवं मानदंडों के अध्ययन में इतिहासकारों के लिए महाभारत एक अमूल्य स्रोत है। कथन की पुष्टि कीजिए। देखिए महाभारत जो है एक अमूल्य स्रोत है, बताया गया है इसमें किसके लिए, सामाजिक प्रथाएं हो गई, उस समय की सामाजिक प्रथा हो गया और मानदंडों के अध्ययन को लेकर हो गया। तो महाभारत क्या है, एक अमूल्य स्रोत है, इसके बारे में आपको बताना है। तो अगर हम देखें महाभारत से हमें बहुत सारी चीजों का पता चलता है, जिसके अंदर गतिशील है ये महाकाव्य, जिसके अंदर क्या है हमेशा से ये महाकाव्य जो है बढ़ता ही रहा है। जैसे अब क्या हमारा संविधान है ना, जिसमें बदलाव होते रहते, चेंजेस होते रहते, ऐसी महाकाव्य महाभारत है। महाभारत एक गतिशील महाकाव्य है, गतिशील महाकाव्य है, जिसमें आरंभिक समाज, उसकी जीवन शैली और सामाजिक प्रथाएं विस्तृत रूप से वर्णित है। युद्ध हो गया, जंगल महल और बस्तियों का सजीव वर्णन महाभारत को सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बनाता है। एक पॉइंट ये कह सकते हैं आप, भाषा का विकास हो गया। महाभारत की भाषा जो है बहुतंत्रिक तंत्रित और समृद्ध है और इसकी वृद्धि इसकी भाषा से जो है बाधित नहीं हुई। इसने भाषा के क्षेत्र में विकास की एक उदाहरणीय प्रस्तुति की है। महाभारत को देखेंगे आप, कई 100 सालों तक जो है ये लिखा गया, लेकिन कभी इसकी भाषा जो है इसको बाधित नहीं करी है, इसको रोका नहीं है। भाषा का जो है विकास होते ही चला गया है। तो ये आप कह सकते हैं विश्व भर में प्रसार, सदियों से महाभारत को दुनिया भर में कई भाषाओं में लिखा गया, जिससे ये सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अध्ययन के लिए विश्व भर में जो है बहुत ज्यादा फेमस है, महत्वपूर्ण है। आगे देखिए संवाद और समर्थन। महाभारत एक और लोगों और समुदायों के बीच हो रहे संवाद को दर्शाता है और दूसरी ओर विभिन्न लेखकों के बीच संवाद को समर्थन करता है। 5वें पॉइंट को देखिए, कहानियों का समृद्धि। अगर देखिए महाभारत में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न कई कहानियां हैं जो समाज, नैतिकता और धर्म संबंधित है, जिससे समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद हो सकती है। कहानी की दोहराई। महाकाव्य की मुख्य कहानी अक्सर जो है अलग अलग तरीकों से दोहराई जाती है, जिससे विभिन्न संदर्भों में अलग अलग अर्थ निकलते हैं और समाज की विभिन्न पहलुओं को बताने में जो है मदद करता है महाभारत। मूर्तियों और चित्रों में चित्रित। महाभारत की कई कड़ियों को मूर्तियों और चित्रों में चित्रित किया गया, जिससे समाज की चित्रणशीलता और वास्तविकता का परिचय होता है। कला और साहित्य का संगम देखें तो महाभारत नाटक, नृत्य और आख्यानों जैसे कला और साहित्य के विषय पर विचार करने का एक विस्तृत श्रृंखला यहाँ पे आएगा, श्रृंखला प्रदान करता है, जिससे समाज की सांस्कृतिक और कला समृद्धि को समझा जा सकता है। तो महाभारत से हम बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। जो ये पॉइंट मैंने आपको बताया ये आप लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा कुछ इस तरह से कि आरंभिक समाज के सामाजिक प्रथा हो गए या मानदंड हो गए,
उसके अध्ययन में इतिहासकारों के लिए महाभारत जो है एक अमूल्य स्रोत कैसे बना हुआ है। तो ये आपके पॉइंट्स थे, आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। ये आप लिख सकते हैं इसमें। आगे की तरफ चले, इसके अंदर आपको अथवा देखने को मिलेगा एंड इसके अंदर पूछा गया है महाभारत भारतीय उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। महाभारत के संदर्भ में व्याख्या कीजिए कि ग्रंथों का विश्लेषण करते समय इतिहासकार किन तत्वों पर विचार करते हैं। कोई भी ग्रंथ रहती है, किताब रहती है, तो उसका जो है अध्ययन करते समय, उसका विश्लेषण करते समय इतिहासकार किन किन चीजों को के ऊपर विचार करता है आपको बताना है। तो ग्रंथ के पहलुओं का विचार, इतिहासकार ग्रंथ के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हैं, जैसे राजनीति, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक तत्व, युद्ध और व्यक्तिगत इतिहास। ये किससे रिलेट करता है। एक तो ये हो गया, पहलुओं पर विचार करते हैं। भाषा का परीक्षण, ग्रंथ की भाषा का परीक्षण करके इतिहासकार ये निर्धारित करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है जो सामान्य लोगों या विशेष वर्गों द्वारा समझा जा सकता है। तो भाषा का परीक्षण हो गया। तीसरा होगा ग्रंथ के प्रकार का मूल्यांकन, ग्रंथ को मंत्र या कथा कथा यानी ग्रंथ जैसे प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है और इसके प्रभाव को समझने का प्रयास किया जाता है। लेखकों का अध्ययन, यहाँ पे देखें हम तो इतिहासकार ग्रंथ के लेखकों के दृष्टिकोण, विचार और दृष्टिकोण का अध्ययन करते हैं, जिससे वे ग्रंथ की रचना के पीछे मौलिक सिद्धांतों को समझ सकते हैं। श्रोताओं का अध्ययन, ग्रंथ के श्रोताओं का परीक्षण करके इतिहासकार यह जानते हैं कि लेखक ने अपनी रचना में किस प्रकार के स्रोतों का सहारा लिया है और उनकी अभिरुचियों का परीक्षण करते हैं। संकलन या रचना काल का विश्लेषण देखें हम तो इतिहासकार ग्रंथ के संभावित संकलन और रचना काल का अध्ययन करके उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को समझने का भी प्रयास करते हैं। रचना भूमि का विश्लेषण अगर देखें हम तो ग्रंथ की रचना भूमि का अध्ययन करके इतिहासकार उसे लिखने वाले समय की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थितियों का समझने का प्रयास कर सकते हैं। इतिहास का निष्कर्ष, इतिहासकार का निष्कर्ष, इस सभी मुद्दों का समावेश करने के बाद इतिहासकार ग्रंथ की विषय वस्तु के पुनर्निर्माण के लिए उपयुक्त निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो ये चीजें आप इसके लिख सकते हैं कि इतिहासकारों का यह विश्लेषण महाभारत जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों को समझने में इस तरह से मदद करता है और इनका उच्चतम सर्वोत्तम उपयोग करने में मदद करता है। तो ये इनके विचार आप देख सकते हैं, जो जो कोई भी ग्रंथ हो गया उसको पढ़ते समय या उसका विश्लेषण करते समय इतिहासकार इन इन चीजों पर विचार करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। आगे हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29वां है, जिसमें बोला गया उन साक्ष्यों की परख करनी है आपको जिनसे पता चलता है कि मुगल राजकोषीय व्यवस्था के लिए भू राजस्व महत्वपूर्ण था। राजकोषीय अगर पहले भी देखें, भू राजस्व मतलब होता है भूमि से मिलने वाला कर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उस समय क्या है, भू राजस्व महत्वपूर्ण था मुगल राजकोषीय के लिए, आपको बताना है। तो जैसे कि हम देखते हैं राजस्व की आर्थिक बुनियाद, यहाँ पे पॉइंट है, जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद बनाता था। यह राजस्व आकलन और वसूली के लिए जरूरी था ताकि साम्राज्य को कृषि उत्पादन हो गया या नियंत्रण करने में जो नियंत्रण रखने की संभावना हो। तो इसलिए एक तो ये पॉइंट हो जाएगा। वित्तीय व्यवस्था की जिम्मेदारी देखें हम तो राजस्व की देखरेख के लिए दीवान जिम्मेदार था, जो पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था का आकलन करता था, आंचल करता था। अगले पॉइंट को देखिए, अधिकारियों का बढ़ता महत्व, हिसाब किताब जो रखने वाले होते थे उन और राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे और उन्हें कृषि संबंधों को शक्ल देने में निर्णायक ताकत के रूप में उभारा गया था। ये आप लिख सकते हैं। खेतीहरों की जानकारी, राज्य ने लोगों पर कर का बोझ निर्धारित करने से पहले जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन के बारे में विस्तृत सूचना एकत्र करने का प्रयास किया। यहाँ पे ये देख सकते हैं। 5वां पॉइंट है भू राजस्व के जो है इंतजामात। तो अगर हम देखें राजस्व निर्धारित करते समय 2 चरण थे, कर निर्धारण और वास्तविक वसूली। इससे राज्य अपना हिस्सा बनाए रखने की कोशिश करता था। नपाई की प्रयास, अकबर के शासनकाल में जमीन की नपाई के प्रयास जारी रहे और इससे सफलतापूर्वक किया गया। आइन में आंकड़ों का संकलन, अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आईन अकबरी आपने पढ़ा होगा जो लिखा था, में जमीनों के सभी आंकड़ों को संकलित किया जिससे राजस्व की विवेचना की जा सकती थी। आगे देखिए हम भुगतान की निगरानी, औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि हर गांव में खेतीहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए जिससे भुगतान की निगरानी की जा सकती थी। तो इन साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि भू राजस्व मुगल साम्राज्य की राजकोषीय व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण और सुपरिधिक उपाय था। तो ये आप पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 29। आगे देखते हैं हमको इसी के अंदर 8वें में आपको मिलेगा क्वेश्चन, मुगल कृषक समाज में जमींदारों की स्थिति के बारे में पूछा गया कि जमींदारों की स्थिति कैसी थी।
यस, जमींदारों के बारे में आपको बताना। तो जमींदार को देखिए, अगर हम मुगल काल में जमींदारों की स्थिति समृद्धि और आर्थिक सुविधाओं के साथ जुड़ी थी और उन्हें ग्रामीण समाज में उच्च हैसियत की वजह से अनेक आर्थिक और सामाजिक अवसर मिलते थे। जैसे जमींदार का मालिकाना स्वामित्व, जमींदार जमीन के मालिक होते थे और उन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से उसे उन्हें जो है कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं भी मिली हुई थी। इससे उन्हें जमीन की आधिकारिकता और नियंत्रण मिलता था, जो उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था में प्रभावी बनाता। तो ये लिख सकते हैं आप। राज्य की सेवाएं और इनाम, यहाँ पे देखें हम, तो जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत का एक कारण था वे लोग राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं देते थे। इसके बदले में उन्हें राज्य की ओर से विभिन्न प्रकार के इनाम और आर्थिक सुविधाएं जो है मिलती थी। मिल्कियत जमीन का स्वामित्व देखें हम, तो जमींदारों की समृद्धि की वजह थी उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन, जिन्हें मिल्कियत या संपत्ति कहते थे। इससे उन्हें स्वतंत्रता मिलती थी कि वे अपनी मर्जी के मुताबिक जमीन का उपयोग कर सकते थे। तो एक ये है कि अपनी मर्जी के मुताबिक जो है जमीन का उपयोग करना। आगे देखते हैं मिल्कियत जमीन पर जमींदार का निजी इस्तेमाल। मिल्कियत जमीन पर जमींदार के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी और अक्सर इन जमीनों पर दिहाड़ी के मजदूर या पराधीन मजदूर काम करते थे। इससे जमींदारों को कुशल मजदूरों की उपलब्धता मिलती थी और उन्हें अपने क्षेत्र में विकसित करने का सुविधाजनक तरीका मिलता था। आगे देखिए हम, जमींदार की सत्ता और नियंत्रण। जमींदारों की ताकत इस बात से भी आती थी कि वे अक्सर राज्य की ओर से कर वसूल कर सकते थे। इसके बदले उन्हें वित्तीय जो है मुआवजा वो भी दिया जाता था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती थी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कर जो है लेना, एक तरह से ये भी काम था जमींदारों का। आगे देखिए हम छठा, सैनिक संसाधन। सैनिक संसाधन जमींदारों की ताकत का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। उनके पास अपने किले और सैनिक टुकड़ियां थी, जिसमें घुड़सवार, तोपखाने और पैदल सिपाहियों के जत्थे शामिल थे। इससे उन्हें आत्मरक्षा के लिए तैयार रखने में मदद मिलती थी और उन्हें राजस्व की सुरक्षा में भी योगदान करने का अधिकार मिलता था। जातिवाद का प्रभाव, जमींदारों की स्थिति में जातिवाद का भी प्रभाव था। ऊंची जातियों के ब्राह्मण राजपूत गठबंधन ने ग्रामीण समाज पर अपना ठोस नियंत्रण बनाए रखा और उन्हें जमींदारी की स्थिति में आर्थिक और सामाजिक बाध्यताएं मिली। निचली जातियों का उत्थान देखें तो जमींदारी धड़ल्ले से खरीदी और बेची जाती थी, जिससे निचली जातियों के लोग भी जमींदारों के दर्जे में दाखिल हो सकते थे, इससे सामाजिक और आर्थिक रूप से कुशलता मिलती थी और समाज में उनका उत्थान होता था। जंग में जीत का जो है संभावित स्रोत, अगर देखिए हम समसामयिक दस्तावेजों से पता लगता है कि जंग में जीत जमींदारों की उत्पत्ति का संभावित स्रोत रहा होगा। अक्सर जमींदारी फैलाने का एक तरीका था ताकतवर सैनिक सरदारों द्वारा कमजोर लोगों को बेदखल करना। जमींदारों को पुख्ता करने की प्रक्रिया देखिए अब, तो जमींदारों को पुख्ता करने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण थी। इसमें विभिन्न तरीके शामिल थे। जो नई जमीनें बसाई जाती थी, अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए राज्य का आदेश या खरीद कर। निचली जातियों का उत्थान हमने देख ही लिया है। इससे निचली जातियों को जमींदारों के दर्जे में दाखिल होने का अवसर मिलता था और इस काल में जमींदारी जो है धड़ल्ले से खरीदी और बेची जाती थी। तो ये साक्षर से स्पष्ट होता है कि मुगल काल में जो है जमींदारों की स्थिति क्या है, समृद्धि, सामाजिक आदर्शों का पालन और राजस्व से उनके योगदान के कारण महत्वपूर्ण था। और जमींदार भी क्या है, बहुत ज्यादा एक तरह से अमीर वर्ग की तरह जिया करते थे। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूछा गया कि वास्तव में एक जन आंदोलन था, आपको स्पष्ट करना है। तो अगर हम देखें क्रिप्स मिशन के बारे में, क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया। फिर 1942 में शुरू हुए इस आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन नाम दिया जाता है इसका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की विफलता से असंतोष, गांधी जी एवं अन्य महत्वपूर्ण नेताओं को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये होती है घटनाएं। आगे होगा आंदोलन, लेकिन देश भर के युवा करता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाई के जरिए आंदोलन चलाते रहते हैं। तो यहाँ से जो है आप कहेंगे मेन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर जो है देश भर में जो है युवा कार्यकर्ता हो गए, वो हड़ताल पे तोड़फोड़ की कार्रवाई के जरिए जो है आंदोलन चलाते रहते हैं। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जी को देख लिए, समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई थी। अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति काफी सख्त जो है रवैया अपनाया, फिर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से ज्यादा का समय लग जाता है। ये आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर
जेल का रास्ता जो है, कॉलेज छोड़कर अपना जेल का रास्ता भी अपनाया। इसमें आप महिलाओं के बारे में लिख सकते हैं कि महिलाओं ने भी जो है इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। ठीक है, यहाँ पे सरकारी नौकरी कर रहे लोगों ने भी इसमें जो है बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो ये बहुत सारे रीजन से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी हर वर्ग के लोग जो है इस आंदोलन में शामिल थे, इसी कारण से इसे जन आंदोलन कहा जाता है। इसी के अंदर देखिए 8वें में पूछा गया क्वेश्चन है, गांधी जी की राजनीतिक जीवन एवं राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के पुनर्निर्माण में विभिन्न प्रकार के स्रोतों का परख करना आपको। तो गांधी जी के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? राजनीतिक जीवन हो गया और राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बारे में हम जान कैसे सकते हैं? ठीक है, हिस्ट्री आपको पता करना है गांधी जी की। तो बहुत सारी चीजें जैसे सार्वजनिक स्वर यानी खुद से बोले गए, उन्होंने कभी स्टेज पे आके बोला वो चीजें, और निजी लेखन, उनकी लिखी हुई किताबें से हम पता कर सकते हैं, उनके लिखे हुए लेटर से पता कर सकते हैं। गांधी जी और उनकी राजनीतिक भूमिका पर उनके समकालीनों के लेखन एवं भाषण, हम इसके बारे में देख सकते हैं। देश की राजनीति के बारे में और निजी विचारों का क्रमिक और निजी पत्र, समकालीन जो है प्रकाशित पत्रिकाओं से हम वहां के उस समय के बारे में, गांधी जी के बारे में जान सकते हैं। आत्मकथाएं हो गई, इनसे भी पता किया जा सकता है। पुलिस कर्मियों और अधिकारियों द्वारा जो है लिखित गोपनीय जो रिकॉर्ड होते थे, उससे पता कर सकते हैं हम गांधी जी के बारे में। अंग्रेजी एवं विभिन्न भारतीय भाषाओं में छपने वाले समकालीन समाचार पत्र हो गए। गृह मंत्रालय विभाग द्वारा तैयार किए गए रिकॉर्ड, इलाकों और आम लोगों से जानकारी भी ले सकते हैं। गांधी की तस्वीरों से पता चलता है कि लोग उन्हें किस तरह से देखते थे। विभिन्न प्रांतों की पाक्षिक रिपोर्ट, इन चीजों से हम क्या है, गांधी जी के बारे में, राजनीतिक जीवन हो जाए या राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के बारे में हम कुछ इस तरह से हम जान सकते हैं। अखबार कह ले आप, वहां पे लोगों की राय ले सकते हैं हम लोग, जो उस समय के लोग हुआ करते थे। तो ये चीजें इनसे पता कर सकते हैं गांधी जी के बारे में। एंड ये 8-8 नंबर वाले क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल जो है 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे, ये तीनों में आपको अथवा देखने को मिलेगा। एंड ये सभी 8-8 नंबर के क्वेश्चन थे। 8 की 24 यानी 24 नंबर का ये वाला सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आइए अब चलते हैं हम सेक्शन जो आपका रहेगा सेक्शन डी, स्रोत आधारित क्वेश्चन रहेंगे। इसके अंदर 4-4 नंबर के ये क्वेश्चन रहेंगे। तो ये 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे स्रोत वाले, 4 के 12। 31वें क्वेश्चन पे आते हैं। ये स्रोत दिया हुआ है, महल के बाहर की दुनिया। एंड स्रोत को हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना चाहिए पेपर में भी, और फिर आपको स्रोत पे जाना है। जैसे पूछा गया, उस व्यक्ति की पहचान कीजिए जिसने राजा को संन्यास लेने के लिए समझाया। तो उस व्यक्ति की पहचान करनी है जिसने राजा को संन्यास लेने के लिए समझाया। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे इसके बारे में, आपको अगर हिंट मिल जाता है तो सही है, वरना यहाँ पे देखिए इसमें कमलावती नामक एक महारानी अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही है। राइट आंसर भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा, वरना हिंट मिल, कमलावती नामक जो है रानी कमलावती ने राजा को संन्यास लेने के लिए समझाया था। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हे राजन, जब तुम्हारी मृत्यु होगी और जब सारा धन पीछे छूट जाएगा, तब धर्म ही और कुछ भी नहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। कथन में धम्म का क्या अर्थ है, और एव अनुयायी के द्वारा किसकी शिक्षाओं का अनुसरण किया जा रहा था? तो धम्म जो है सत्य को संदर्भित करता है, जो किसी को भी बचा सकता है, अन्यथा और कोई नहीं। शिष्या महावीर के उपदेशों का पालन कर रही है। ठीक है, यहाँ पे आप इसे पढ़ेंगे, इसके बारे में भी आप जो है हिंट मिल जाएगा आपको, या आंसर भी मिल जाए, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा हिंट। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसी के थर्ड पे, 31वें के। तो स्वतंत्र उड़ते हुए पक्षियों की तरह जाते हैं, कथन किस परिप्रेक्ष्य में महावीर की शिष्या द्वारा कही गई? तो जिसने सांसारिक सुखों को त्याग दिया है, वह हवा की तरह बहेगा और बिना किसी चिंता के पक्षी की तरह उड़ेगा। वे चाहते थे कि लोग हर चीज से अलग हो जाए, जो सुख देता है और इच्छा पैदा करता है उसे छोड़ दे। तो ये चीजें इनके लिए कही गई है। कुछ इस तरह से हो जाएगा इसका आंसर। एंड ये वाला स्रोत आपका 4 नंबर का कुछ इस तरह से हो जाएगा कंप्लीट। हाँ, यहाँ पे जो है ये 1 नंबर का है, नीचे ये वाला आपका 2 नंबर का है और नीचे वाला 1 नंबर का है। तो कुछ इस तरह से बटा हुआ है मार्क्स में। आगे चलते हैं 32वां, ये भी स्रोत आधारित क्वेश्चन है। इसमें आपका स्रोत दिया हुआ है एक राक्षसी करके, एंड इसे आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन क्या है? कराई काल जो है अम्मायार के द्वारा सौंदर्य को किस प्रकार व्यक्त किया गया? तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे, इसमें आपको हिंट तो बहुत मुश्किल है इसमें से आपके आंसर निकलने, लेकिन मैं इसका बता देता हूँ। इसका जो है कराई का काल अम्मयार के द्वारा सौंदर्य को राक्षसी के रूप में व्यक्त किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बताया गया है एक राक्षसी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा है, फूली हुई नाड़ियों वाली, बाहर निकली आंखें, सफेद दांत और भीतर धंसा उदर, लाल केस और आगे निकले दांत, लंबी पिंडली की नली को थकनों तक फैली हुई है।
दिए गए पद्यांश में कवि की की स्थिति का कारण बताइए। कभी भगवान शिव की भक्ति में पागलों की तरह क्या है, लीन होकर उन्हें चीखते चिल्लाते हुए अलंकटू के वन में ढूंढती फिर रही है। यही कारण है कि उसकी स्थिति उपरोक्त वर्णित फूल जो है रूप, फूली हुई नाड़ियों वाली बाहर निकली आंखें, सफेद दांत और भीतर धसा उधर लाल केस और आगे निकले दांत, लंबी पिंडली की नली जो टखनों तक फैली हुई है, में परिवर्तन हो गई है। ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए तीसरे का, उनके जटाजूट आठों और बिखर जाते हैं, उनके अंग शांत है, पद्यांश की परख कीजिए। तो उन यह वाक्यांश भगवान शिव को अलंकटू में नृत्य करते हुए दर्शाता है, जहां नृत्य करते हुए उनके उलझे हुए बाल आठों दिशाओं में फैले हुए हैं एवं उनके अंग स्वतंत्र रूप से हवा में घूम रहे हैं। तो ये वाला स्रोत कुछ इस तरह से हो जाएगा। एंड लास्ट स्रोत वाला क्वेश्चन बचता है आपका 33वां। ये है आपका, अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। तो ये देखिए इसके बारे में है एंड आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन आपका है, वे अपनी विरासत पीछे छोड़ गए, इस कथन में वह किसके लिए इंगित करता है? तो अंग्रेज के लिए। आगे देखिए 33.3 है, यहाँ पे जो है 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा। एंड ये दूसरा वाला है, वे अपनी विरासत पीछे छोड़ गए, इस कथन का क्या तात्पर्य है? अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय एकजुट हो, इसलिए उन्होंने क्या है, फूट राज करो और फूट करो की जो नीति है, फूट डालो और राज करो वाली नीति है, वो पीछे छोड़ गए थे। उन्होंने समाज को विभाजित कर दिया, जिससे लोगों एवं पूरे राष्ट्र के जीवन को प्रभावित किया, इसलिए इससे बाहर निकलने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। तो ये वाला हो जाएगा। एंड तीसरा अगर हम देखें, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भाषण में बलपूर्वक दिए गए संदेशों की पहचान करनी है। तो वो ये कहते हैं कि जो फूट डालो और राज करो की नीति है, उसको कोई भी ना अपनाए, जो अंग्रेजों के द्वारा छोड़ा गया है, ठीक है, भारत के अंदर। तो इसको कोई भी ना अपनाए, तो इसके ऊपर उन्होंने जोर दिया है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा स्रोत वाला। तीनों 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन थे, आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। इस तरह से आपके स्रोत वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सेक्शन डी कंप्लीट हो जाएगा आपका। आइए अब आगे चलते हैं, सेक्शन आपका रहेगा ई। यहाँ से जो है सेक्शन ई यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये मानचित्र वाला है, जिसके अंदर आपके मानचित्र पूछे गए। जैसे पूछा गया आपका हड़प्पा सभ्यता वाले चैप्टर से, जिसमें कालीबंगा पूछा गया, एक हड़प्पा स्थल कालीबंगा, जो कि आप सभी को पता है राजस्थान के अंदर है। बाबर, अकबर एवं औरंगजेब के अधीन एक क्षेत्र जो कि आगरा था। एक बौद्ध स्थल सांची यहाँ दिया हुआ है, सारे नाम दिए रहेंगे आपको, आपको सिर्फ फिल करना पड़ेगा। और एक बौद्ध स्थल जो अजंता है वो पूछा गया है। तो मैं सभी एक ही बार में आपको मैप में दिखा दूंगा। ये आपका जो है 34.1 है, ये इनमें से आपको ये 3 नंबर का है। नीचे आपका 2 नंबर का पूछा गया है, जो कि है यहाँ पे बोला गया है, भारत के इसी राजनीति रेखा मानचित्र पर 2 स्थानों ए और बी जो है अंकित किए गए, उनका आपको सही नाम लिखना है, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। तो आइए देखते हैं हम इसका। ये देखेंगे आप, ये मैप दिया हुआ है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था, कालीबंगा जो कि हड़प्पा का एक स्थल है, औरंगजेब हो गया, अकबर हो गया, इनके द्वारा जो शासन किया गया, आगरा हो गया, सांची हो गया, अजंता हो गया। एंड यहाँ पे जो 2 पूछा गया था, अमृतसर, ये आपका ए हो जाएगा। एंड बी जो है चंपारण, ये हो जाएगा बी। तो ये आपका कुछ इस तरह से आपको फिलअप करना था, ठीक है। इसमें आपको जो है सिर्फ 3 ही करने थे, अथवा दिया हुआ था, बाकी चारों आपके भरे हुए बताए हुए। तो ये कुछ इस तरह से मैप था आपका, जो कि हो जाएगा।